अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आ जाता है। इसके आपके पास न्यूमेरिकल्स, इसके प्रॉब्लम्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं जनाब, मेन हेडिंग है हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। हमें प्रूव करने को कहा जाएगा कि इंटीग्रल -1 से 1 जिसकी लिमिट्स हैं पी एम एक्स पी एन एक्स इंटू डी एक्स, इसके दो पॉसिबल आंसर हैं। इसका जवाब 0 आ सकता है अगर m और n बराबर ना हो, और इसका जवाब 2 डिवाइडेड बाय 2n+1 आ सकता है अगर m और n बराबर हो। अगर m और n बराबर हो तो जरा लेफ्ट साइड देखो कि आप n रख दो, ये pnx इसका ना 2 दफा आ गया, तो आप इसे pnx होल स्क्वायर के तौर पे भी तो देख सकते हैं ना। तो यही चीज इस तरीके से भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो दैट इज आल्सो द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल, बट इन दैट केस m शुड बी इक्विवेलेंट टू n। समझ आ गई बात? तो जनाब ये अब आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमने प्रूव करना है। तो दो हिस्से हैं, पहले हम जीरो वाला हिस्सा जब m और n बराबर नहीं है उसको प्रूव करने चलते हैं। तो प्रूफ नंबर 1, जब m और n बराबर नहीं है तो इसमें जो हमें हेल्प करने जा रहा है दैट इज लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने उसका सोल्यूशन निकाला था, आप जानते हैं उसका y हमने उसका सोल्यूशन लिया था। तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy ओवर dx प्लस n इंटू n प्लस 1 y इक्वल टू 0, और इस केस में n ग्रेटर देन 0 था। इसी की एक शक्ल ये भी थी कि हमने इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के तौर पे देखा था, तो आप इसे इस तौर पे भी लिख सकते थे डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये आगे इसका डिफरेंशियल एक तरह से लिखा हुआ था तो सेकंड फंक्शन का, तो आपने इसे इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक शक्ल है हमारे पास जिसे मैंने इक्वेशन ए कह दिया। तो इसी रूप को लेके हम आगे चलेंगे। इस वक्त आप y देख रहे हैं, y इज द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं कहूं कि भाई जो सॉल्यूशन है वो pnx या pmx है, तो दो अलग अलग बातें आ गई। जब आप pnx को सॉल्यूशन रखेंगे तो y की जगह pnx आ गया। तो आप देखो जहां जहां y आ रहा था उसकी जगह pnx है, तो सबस्क्रिप्ट में n चल रहा है, तो n इंटू n प्लस वन नहीं रहेगा और n ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं कहूं pmx सॉल्यूशन है तो आप देखो y की जगह pmx आ जाएगा। अब आपका जो फैक्टर है वो नीचे m आ रहा है, तो m इंटू एम प्लस वन pmx इक्वल टू 0, जहां पे m ग्रेटर देन 0 माना जाएगा। तो यहां से हमारा ये प्रूफ शुरू होगा, यानी मैंने y की बजाय pnx और pmx को सॉल्यूशन माना और उसकी वैल्यू लेजेंडर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक होगी बात? इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इससे आगे चलते हैं जनाब। अब आप अगर इक्वेशन 1 को दोनों साइडों को pmx से मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट साइड आपके पास, राइट साइड तो 0 है, तो लेफ्ट साइड पे दो फैक्टर हैं, दोनों से pmx मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फर्स्ट फैक्टर से भी pmx मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे फैक्टर से भी आपके पास pmx मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से इक्वेशन जो 2 है उसे pnx से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां पे भी दो फैक्टर हैं, तो pnx पहले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अब ये नई इक्वेशनें बन गई, तो इनको नंबर दे दिया गया 3 एंड 4, यानी कि जब आपने ये स्टेप किया कि इक्वेशन 1 को pmx से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 बन गई, और इक्वेशन 2 को जब आपने pnx से मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वेशन 4 बन गई। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आप सब्ट्रैक्ट कर दो 3 को 4 में से। तो आप देखो आपके पास एक ब्रैकेट वाले फंक्शन है, वो मैं ब्रैकेट वाले फंक्शन से माइनस कर दूंगा, और जो n वाले n इंटू एन प्लस वन और m इंटू एम प्लस वन को मैं उस तरीके से मैंने कलर चेंज कर दिए समझाने के लिए। तो ये इक्वेशन 3 का फैक्टर है, और मैजेंडा कलर में इक्वेशन 4 का फैक्टर आ गया जिसे मैं इससे माइनस कर रहा हूं। इसी तरीके से ब्लैक कलर में ये इक्वेशन 3 का फैक्टर है जिसे मैं इक्वेशन 4 के से फैक्टर से माइनस कर रहा हूं। तो pmx d ओवर dx वो सारा फैक्टर 1 माइनस एक्स के dpnx ओवर dx आ गया, इसमें से माइनस करेंगे pnx d ओवर dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर dpmx ओवर dx, और यहां पे इसी तरीके से ये फैक्टर आ गया। अब मैंने अगले स्टेप में, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 का है, मैंने क्या किया, कोई खास काम नहीं किया। मैंने इसमें से pnx pmx इसमें भी था, pmx pnx इसमें था, वो कॉमन ले लिए
और बकिया फैक्टर को ब्रैकेट में लिख दिया और कोई काम नहीं किया। ठीक होगी बात। जो ब्रैकेट्स वाले बड़े फंक्शन थे वैसे ही लिखे रहने थे, जो आपके इधर राइट पे आ रहा था फंक्शन उनमें से pmx और pnx कॉमन लेके लिख दिया। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप इक्वेशन 5 को क्या करने जा रहे हो, इंटीग्रेट करने जा रहे हो। लिमिट्स आपने -1 से 1 दे देनी है। तो कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 फैक्टर हैं, तो तीनों फैक्टर्स पे इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास। तो -1 से 1 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर पे भी लिमिट लगा दी, -1 से 1 dx आ गया। और n चूंकि कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख दिए, -1 से 1 pmx pnx dx आ गया। अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर था इसमें दो कलर दिए, इसे आप फर्स्ट फंक्शन मानो, इससे सेकंड फंक्शन मानो। इसी तरीके से ये ब्लू कलर वाला इसे फर्स्ट फंक्शन मानो, इसे सेकंड फंक्शन मानो। तो जब आप इसे इस रूल से अप्लाई करोगे तो देखो जरा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो रिजल्ट्स क्या आएंगे। pmx फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया। अब सेकंड फंक्शन का जब आप इंटीग्रल लोगे तो ये d ओवर dx है, यानी कि डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स वैसे ही आ जाएंगी। किस पे, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स के dpnx ओवर dx, तो उसके साथ बाउंड्री कंडीशन दे दी। समझ आ गई बात। यानी इसका फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का इंटीग्रल उठाना था, इंटीग्रल लेने गए तो वहां पे d ओवर dx यानी डिफरेंशियल मौजूद था, वो कट गए तो आपके पास फंक्शन एज इट इज आ गया विद बाउंड्री कंडीशन। फिर क्या है, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकंड का फिर इंटीग्रल, तो आपने वो लिख दिया इस पैटर्न पे। समझ आ गई बात। तो ये आपने इस रूल के तहत ये फर्स्ट फैक्टर के अब दो हिस्से बन चुके हैं। इसी तरीके से अब pnx फर्स्ट फंक्शन, तो आपने उसे ऐसे लिख दिया। सेकंड का जब आप इंटीग्रल लोगे, यहाँ पे भी d ओवर dx है, इंटीग्रल से वो खत्म हो जाएगा, साथ में बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी, और फिर सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल आ जाएगा, और लिमिट्स वही रहेंगी। और लास्ट फंक्शन में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, वो एज इट इज साथ में चलता आ रहा है। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने सब के अब सिमेट्री देखी। अब जरा आप इस फंक्शन को देखो, मैंने रेड कलर दे दिया है, क्यों, अगर आप इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाओगे 1, x की जगह 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0, -1 लगाओगे तो तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। सेम इसी तरीके से इसको मैंने रेड किया है। जरा देखो, pnx 1 माइनस एक्स के dpmx को जब आप 1 लगाओगे x की जगह तो 0, -1 लगाओगे तब भी 0। इसका ना, जिसको मैंने रेड किया ये फैक्टर तो 0 होने वाले हैं। जरा ब्लू वाले फैक्टर देखो, क्या आपके पास dpx डिवाइडेड बाई dx और dpnx ओवर dx आ रहा है, दरमियान में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा इस वाले ब्लू वाले फैक्टर को देखो, dpnx ओवर dx और dpm ओवर dx, दरमियान में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फैक्टर नजर आ रहे हैं ना, सिमेट्री नजर आ रही है ब्लू वालों में, सिर्फ इसको यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है, यानी ऑर्डर एक तरह से चेंज हुआ है, फैक्टर तो वही है सारे। ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो ये भी कट जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, ये ब्लैक वाला फैक्टर n इंटू एन प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन, इंटीग्रल आ जाएगा -1 से 1 pmx pnx dx इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। तो रेड वाले फैक्टर क्यों खत्म हुए, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन लगेंगी, वो 0 0 हो जाएंगे। ब्लू वाले फैक्टर क्यों खत्म हुए, क्योंकि आइडेंटिकल थे, एक प्लस में था एक माइनस में था, वो खत्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो अब ये फैक्टर बाकी बच गया। इसमें अब देखो दो चीजें हैं, जवाब 0 में आ रहा है, तो n और m तो बराबर नहीं है जिनसे हमने सारी कहानी शुरू की थी। इसका मतलब n इंटू एन प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये बराबर ही नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रल आपका 0 के बराबर आएगा। यही हमारा पहला प्रूफ था ऑर्थोगोनैलिटी का, कि भाई pmx pnx dx बराबर आएगा 0 के, मगर कब, जब m बराबर n के नहीं होगा। अब अगेन हमने प्रूव करना है कि भाई अगर m और n बराबर हो तब ऑर्थोगोनैलिटी कैसे आएगी। तो अब जो हमने जिससे लेके हेल्प लेनी है वो आपने जनरेटिंग फंक्शन से लेना है जी। तो जनरेटिंग फंक्शन आपने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर की पावर -1/2। समेशन आ गई, इक्विवेलेंट के बाद n 0 से इंफिनिटी h की पावर n pnx आ जाएगा। अब यहां पे जब आप n की वैल्यू लगाओगे 1, तो h1 h2 h3 जो इक्वेशन है में वो p1x का कोफिशिएंट, p2x का और p3 के कोफिशिएंट बनेंगे। समझ आ रही है ना बात।
तो अब आपके पास यहाँ पे मैं अगर इस सीरीज को ओपन करके लिखूं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, n जीरो प्लेस करोगे तो एच एन जीरो वन आ जाएगा, पी नॉट एक्स आ जाएगा, फिर एच पी वन एक्स आ जाएगा, एच स्केयर पी टू एक्स आ जाएगा, आप टू हम से सो ऑन लेके जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। अब ये जो आपके पास जनरेटिंग फंक्शन है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइडों पे। जब आप बच्चे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करने से टू टू से कट जाएगा, इसकी पावर -1 बच गई। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये समझना है, बस यही सारे पूरे टॉपिक का मुद्दा है। अब जरा देखो, इसके स्क्वायर को समझने पहले जरा नीचे आ जाओ। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, आप इसे लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मैंने ना समझाने के लिए कलर्स की कोई सिमेट्री बनाई है। जरा देखो कि स्क्वायर के अंदर जो फैक्टर आते हैं, जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या उन सब का स्क्वायर बनता है? आप इसे ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ठीक है। फिर जरा देखो, दो का पेयर आपस में मल्टीप्लाई करता है और साथ में 2 ज़रब खाता है। अब ए बी ज़रब खा रही है, डिफरेंट है, और साथ में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। बी सी ज़रब खा रहा है, साथ में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ए सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में 2 बन रहा है। जरा देखो, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया तो क्या लिखा, क्या एच एन पी एन एक्स। तो क्या जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या इनका स्क्वायर आना चाहिए? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया था, उसी तरीके से मैंने ब्राउन कलर में लिख दिया कि भाई मेरे हर फैक्टर का स्क्वायर होना चाहिए। तो एच एन था तो एच टू एन हो गया, पी एन एक्स था तो पी स्क्वायर एन एक्स हो गया। तो ये बात तो समझ आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लिहाज से मैंने हर फैक्टर का क्या कर दिया, स्क्वायर। अब उस जगह पे जितने फैक्टर थे वो दो दो करके मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 2 से ज़रब खाएंगे। अब जरा देखो, यहां पे पी एन एक्स एक सीरीज है, वो सीरीज मैंने ऊपर लिखी, मैंने कलर्स रखे, देखो पी नॉट एक्स, P1x, P2x, PNX। तो जरा देखो, जब दो उनमें से दो मुख्तलिफ ज़रब खाएंगे, साथ में 2 ज़रब खाएगा। जरा देखो, मैंने 2 को ब्लैक कलर दिया, PNX, PMX। क्या ये आपको ए बी यानी दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझ आ रहा है? अब आप समेशन देखो, 0 से शुरू होगी इन्फिनिटी तक, मगर m और n बराबर नहीं होंगे। अब जब m और n बराबर नहीं, आप इसे a समझो, इसे b समझो। तो अब आपने इसी सोच पे ये फार्मूला लिख दिया, मगर साथ में h भी आ रहा है। जब आप सीरीज में P1 को P2 से ज़रब देंगे तो आप देखोगे इसके साथ h है, इसके साथ h है, बेस एक जैसी है, पावरें ऐड हो जाएंगी। तो देखो मैंने h को क्या लिखा, m प्लस n लिखा। समझ आ रही है बात? यानी जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो कोई से सीरीज के दो फैक्टर बारी बारी ज़रब खाते जाएंगे। तो जब वो सीरीज के दो फैक्टर ज़रब खाएंगे, उनके साथ h कोफिशिएंट है, तो वो जब दो फैक्टर ज़रब खाएंगे, उनके h भी ज़रब खाएंगे, तो उनकी बेस एक जैसे होने के नाते पावरें ऐड हो जाएंगी। तो ये चीज समझनी है। तो जनाब, अब आपको समझ आया कि मैंने ये स्क्वायर कैसे ओपन किया। यही बस पूरे टॉपिक का एक टर्निंग पॉइंट है कि आपने इस कंसेप्ट से समझना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि आप हर फैक्टर का स्क्वायर लेते हैं, लेके लिख दिया। फिर बारी बारी दो दो फैक्टर आपस में ज़रब खाते हैं, तो मैंने बारी बारी 2ab का कंसेप्ट देखो, 2bc का कंसेप्ट देखो, मैंने कलर सिमेट्री में दिए आपको, और आपको सीरीज भी मैंने ऊपर लिख के दिखाई कि वो फैक्टर जब आप सीरीज ओपन करोगे तो आपके पास p0 p1 उनका भी तो स्क्वायर जैसे बनता है ना। तो आप लिखोगे जैसे p0 p1 से ज़रब खाएगा तो आपके पास ये a का रोल प्ले करेगा, ये b का रोल प्ले करेगा, तो ab 2ab आ जाएगा। साथ में h है तो h m प्लस n, उनकी पावर ऐड हो जाएंगी आपस में। तो जनाब, ये इस तरीके से आपने लिख देना है। ठीक होगी बात? यही बस कंसेप्ट था इस पूरे टॉपिक में। अब अगेन जो इक्वेशन बन चुकी है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे -1 से +1 तक। आप इसकी dx के लिहाज से लेफ्ट साइड पे भी करेंगे, राइट साइड पे भी करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी विद लिमिट्स के साथ। तो अब जरा देखो, यहाँ पे 3 फैक्टर थे तो तीनों पे लिमिट आ गई। अब जो तीसरा फैक्टर था, जरा गौर करो, क्या pnx pmx आ रहा है? और ये हम जानते हैं कि ये जवाब 0 आता है जब m और n बराबर नहीं है। तो आपने देखो जो समेशन डाली उसमें लिखा कि m और n बराबर नहीं है, यानी pn अलग होगा हमेशा, pm अलग होगा हमेशा। जैसे a और b अलग अलग हैं, b और c अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसका अंदर इसकी इंटीग्रेशन तो 0 आनी चाहिए, क्योंकि m और n बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में ये वाला फैक्टर तो खत्म होने वाला है, ये तो 0 हो गया। अब रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे।
अब ये माइनस में था तो इसे बटे में ले गया तो 1 माइनस 2x और प्लस h स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे x वाली एक ही रकम है तो ऊपर dx है, यानी नीचे सादा एक लीनियर फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो इसका जवाब लॉग में आ जाएगा जब आप इंटीग्रल उठाओगे। साथ में बाउंड्री कंडीशन -1 से 1 आ जाएगी। राइट साइड पे मैं कोई बदलाव नहीं ला रहा, ठीक है, अभी लेफ्ट पे काम करेंगे सारा। अब जब आप इसमें बाउंड्री कंडीशन दे देंगे, x की जगह 1 लगाएंगे, x की जगह -1 लगाएंगे तो इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, फिर माइनस का लॉग 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। अगर आप इसे गौर करें तो ये आपके पास 1 माइनस h होल स्क्वायर बनता है, ये 1 प्लस h होल स्क्वायर बनता है। तो आपने उस पैटर्न पे लिख दिया। नेगेटिव है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो डिवाइड करके लिखा जा सकता है, तो यहां से आपके पास log 1 माइनस h 1 प्लस h होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आप उठा के बाहर ला सकते हैं, तो वो स्क्वायर आपने बाहर ले आए, 2 पावर बाहर उतर आएगी, ये 2 से कट जाएगा। अब आपने क्या किया, नेगेटिव अंदर ले जाएंगे तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। 1 प्लस h पहले नीचे था, नेगेटिव अगर मैं अंदर करता हूं तो ये शफल होकर ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस h नीचे आ जाएगा आपके पास, तो ये चेंज आ गया आपके पास। अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस h कर सकते हैं। फिर आप इनकी सीरीज जानते हैं कि जनाब क्या है, log 1 प्लस h की वैल्यू भी पता है, log 1 माइनस h की वैल्यू है h माइनस h स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये अल्टरनेट में चलता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये सारी नेगेटिव में होता है, माइनस h स्क्वायर बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3। तो अब जनाब देखो दोनों को माइनस करना है, तो मैं यहीं पे अगर माइनस करना समझाऊं तो नीचे ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव क्या है तो ये भी अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा तो 2h हो जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो h स्क्वायर वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव होगा यानी h क्यूब वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यानी इवन फैक्टर्स आपके कट जाएंगे, ऑड वाले फैक्टर रह जाएंगे, तो वो आपने इस तरह डबल करके लिख दिए। ठीक हो गया जनाब। अब अगर आप इसमें से 2h कॉमन लेते हैं इस फैक्टर में से, तो 2h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2h कॉमन लेने से यहाँ पे h स्क्वायर बचेगा, 2h कॉमन लेने से यहाँ h4 बचेगा। अब 2 बाहर गया तो ये आपके पास h से कट गया, यहाँ पे सिर्फ 2 पड़ा है। अब आप ये जो सीरीज लिखी हुई है इसको समेशन के पैटर्न पे लिखना चाहो तो h की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, क्योंकि नीचे ऑड चल रहा है ना, तो 2n प्लस 1 ऑड को रिप्रेजेंट करेगा। n 0 रखो तो क्या आप देखोगे कि n 0 होगा, h 0 1 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखो तो h की पावर 2 और नीचे 3 बन जाएगा। तो ये एक सीरीज का कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे भी h की पावर 2n आ रहा है और राइट पे भी h की पावर 2n आ रहा है, तो अब आप अगर इक्वेट करते हो h की पावर 2n के कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या बनता है 2 ओवर 2n प्लस 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या बनता है, इंटीग्रल बनता है p स्क्वायर nx dx, तो वो आपने लिख दिया। तो यही आपकी ऑर्थोगोनैलिटी थी। तो ये तब है जब m बराबर है किसके, n के। तो जनाब ये भी हमने सादा से प्रूफ कर लिया। आपने देखा इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने जब आपने पहली ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ करनी है तो लेजेंडर की डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी है, उसमें pmx pnx की वैल्यू प्लेस करके उनको आपने जस्ट इंटीग्रेट करके उनको सॉल्व आउट कर लेना है। और जब आपने सेकंड ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करनी है तो आपने जनरेटिंग फंक्शन को लेके चलना है, उसके सॉल्व कर लेना है, आसान सा मामला है। तो जनाब ये हमारा ऑर्थोगोनैलिटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आ जाता है, लाजमी से देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो, कोई चीज कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।